अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, केन्जियन थ्योरी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें क्लासिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लासिकल्स को अंडरस्टैंड किए बगैर हम केन्जियन थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्लासिकल थ्योरी को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इस लेक्चर में मैं केन्जियन थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए क्लासिकल्स के जो मेन पॉइंट हैं उनको रिपीट करूँगी, ताकि हम केन्जियन थ्योरी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, जो क्लासिकल्स हैं वो ज्यूम करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कोई भी जो इकोनॉमी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट करती है। देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, अब फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उसको वो अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू अजम्पशंस, वेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू वेज फ्लेक्सिबिलिटी अजम्पशन के जो वेज रेट है वो एडजस्ट होता है टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जब लेबर डिमांड कम होती है तो वेज रेट कम हो जाता है, और जब लेबर डिमांड बढ़ती है तो वेज रेट बढ़ जाता है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, फिर दूसरा है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स या सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कोई भी जो कमोडिटी है वो अनसोल्ड नहीं रहती। ठीक है, यानी y इज़ इक्वल टू C प्लस S, यानी किसी इकोनॉमी की जो टोटल आउटपुट है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या फिर उसको सेव कर लिया जाता है, और जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और टोटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं y इज़ इक्वल टू C प्लस I, यानी टोटल जो इनकम है किसी भी इकोनॉमी की या तो वो कंज्यूमर गुड्स पे स्पेंड हो जाती है या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी S इज़ ऑलवेज इक्वल टू I। और जब तक किसी इकोनॉमी में S और I आपस में बराबर रहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं होते, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो अनसोल्ड नहीं रहती, इसलिए कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं होता। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो इसका अजम्पशन है उसकी बैकबोन है S इज़ इक्वल टू I, यानी जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार करती रहेंगी तो कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। जब तक हम अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करते रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, यानी फुल जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो इंश्योर करती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। लेकिन 1930s में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया और अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बल्कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और लो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ग्रेट डिप्रेशन वाज अ कॉम्बिनेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, और लो प्राइसेस, यानी y इज़ इक्वल टू C प्लस S, बट बट S वाज नॉट इक्वल टू I, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अनसोल्ड रह गई। सप्लाई डिड नॉट क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई वाज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जब गुड्स एंड सर्विसेज अनसोल्ड रह गई तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए, उनको लॉसेस का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को कम कर दिया, जिससे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी इकोनॉमी जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इन सब की वजह क्या थी, लो एग्रीगेट डिमांड, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बिन बिके रह गई, अनसोल्ड रह गई ड्यू टू लो एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि उन चीज़ों को ख़रीदा नहीं गया, एग्रीगेट डिमांड नहीं थी, उन चीज़ों की डिमांड नहीं थी, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है टोटल इकोनॉमी की वो लो थी, जिसकी वजह से सेविंग्स ने इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार नहीं की और जो इकोनॉमी है उसको हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट का सामना करना पड़ा। According to Keynes, low aggregate demand was responsible for high unemployment and low level of output in 1930s। ठीक है, फिर जी क्लासिकल्स का एक और assumption था लेसेस फेयर का, यानी जो क्लासिकल्स हैं वो बिलीव करते थे लेसेस फेयर पे कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है इकोनॉमिक डिसीजंस में, जो गवर्नमेंट है वो मार्केट को रेगुलेट नहीं करती। ठीक है,
और वो कायल थे बैलेंस्ड बजट के, कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो बैलेंस होना चाहिए, और जो टोटल एक्सपेंडिचर लेवल है वो दैट शुड बी इक्वल टू C+I। ठीक है, लेकिन केन्स ने इससे इख्तलाफ किया। केन्स ने कहा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो तो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी बनानी चाहिए और उसका जो बजट है वो डेफिसिट होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स करनी चाहिए, पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम करने चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सके और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ सके। ठीक है, और एक्सपेंडिचर लेवल जो है वाई शुड बी इक्वल टू C+I+G। इस तरह से केन्स ने एक एक्सपेंडिचर की जो इक्वेशन है उसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस, यानी हुकूमत को, गवर्नमेंट को पब्लिक के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, शुड मेक गवर्नमेंट परचेजेस। अब इसको मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगी, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट जो है वो केन्जियन थ्योरी का क्लियर हो जाएगा। जी कि मैंने डायग्राम बनाई है, इसके वाई एक्सिस पे मैंने पेमेंट्स ली हैं, इसकी एक्स एक्सिस पे मैंने नेशनल इनकम एंड आउटपुट ली है, जिसको हम GDP भी कहते हैं। अच्छा जी, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट शोज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा, बिटवीन पेमेंट्स एंड वाई। अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व या एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज़ बेसिकली एक्सपेंडिचर्स है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो एक्सपेंडिचर्स करते हैं ऑन द परचेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, यानी वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हायर करते हैं और उनको पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स को परचेज करते हैं, यानी वो एक्सपेंडिचर्स करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे जैसे वो एक्सपेंडिचर्स करते जाएंगे, यानी पेमेंट्स करते जाएंगे, वैसे वैसे इकोनॉमी की जो आउटपुट है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पेमेंट्स जब बढ़ के पे 1 से पे 2 हो जाएंगी तो जो आउटपुट है वो भी Y1 से बढ़ के Y2 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हमें क्लियर हुआ कि जब कोई जो फर्म है प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है तो इट मेक्स एक्सपेंडिचर्स, इट मेक्स पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, इट परचेजेस रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इन एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट को भी शो करते हैं। ठीक है, तो फर्म जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कब तक जारी रखेगी? जब तक उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कवर होती जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कवर होगी? कि जब ये गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स मार्केट में आएंगी, कंज्यूमर्स को ऑफर की जाएंगी, वो उसको खरीदेंगी, तो वो बन जाएंगी रेसिट्स। क्या बन जाएंगी? रेसिट्स टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ये क्या है? ये भी बेसिकली एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंडिचर्स, लेकिन ये हैं एक्सपेंडिचर्स बाय कंज्यूमर्स, एक्सपेंडिचर्स बाय कंज्यूमर्स। ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि कंज्यूमर करते हैं उन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कंज्यूमर्स जब प्रोड्यूसर की गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स की रेसिट्स बन जाती हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कवर होती जाएगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी रहेगी, और जो इन्वेस्टमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाती जाएगी और इनकम लेवल को बढ़ाती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ई इज़ द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसी पॉइंट को जो केन्स है या एक्सपेंडिचर्स के इस लेवल को जो केन्स है वो कहता है इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। ठीक है, यानी इकोनॉमी का वो एक्सपेंडिचर लेवल
जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड लेवल। यानी इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो ऐसा लेवल है एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स का, रियल एक्सपेंडिचर्स का, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई की। यानी इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को शो करती है जो कि रियल होते हैं, जो कि एक्चुअल होते हैं, जो कि क्या रियलाइज्ड एक इकोनॉमी जो है उन एक्सपेंडिचर्स को रियलाइज कर चुकी होती है। दैट आर द रियलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये वो या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव डिमांड उस एक्सपेंडिचर लेवल को शो करती है जो कि एक इकोनॉमी में डन किए जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके साथ एम्प्लॉयमेंट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो तो है एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, ये वाई था, यहाँ पे हम इधर भी हम वाई लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एल यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये हम एम्प्लॉयमेंट कर्व बनाएंगे। ठीक है, जो कि कोरेस्पॉन्ड करेगा आउटपुट लेवल को। ठीक है, Y1 लेवल ऑफ आउटपुट पे L1 लेवल था एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि अगर L1 लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, L1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है बल्कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अगर हमें यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना है तो हमें इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स कि जब भी हमें अपनी मईशत में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना है, तो हमें अपनी इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाना है। यानी हमें अपनी इकोनॉमी के जो रियल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाना है। तो जैसा कि आपको पता है एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, Y = C+I। ठीक है, तो या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं। और 1930s में ऐसा हुआ कि ना तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे थे और ना ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे थे। तो एक्सपेंडिचर्स लेवल को बढ़ाने के लिए केन्स ने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उसने कहा जी। ठीक है, दिस वेरिएबल। और इसी तरह जो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की इक्वेशन है वो बन गई C+I+G। ठीक है, तो इससे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो शिफ्ट हो गई, एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट होके Y = C+I+G बन गया। ठीक है, इसने एग्रीगेट सप्लाई को पॉइंट E2 पे इंटरसेक्ट किया जिससे हमारा आउटपुट लेवल जो है वो Y1 से बढ़ के Y2 हो गया। जब आउटपुट लेवल बढ़ा तो उससे डेफिनेटली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी L1 से बढ़ के L2 हो गया। यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी उसमें कमी आ गई या इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चली गई जो कि है L2। तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कैसे गई या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म हुई? ड्यू टू इंक्रीज इन इफ़ेक्टिव डिमांड। हमने इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाया, हमने अपनी इकोनॉमी के जो रियल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बढ़ाया बाय मेकिंग गवर्नमेंट परचेजेस। ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिससे लोगों को इनकम मिली। उस इनकम से लोगों ने कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको ख़रीदा जिससे सी में भी इजाफा हुआ। ठीक है, जी में इजाफे से इन्वेस्टर्स जब गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा गया, डिमांड उनकी जनरेट हुई तो इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो AD1 से AD2 हो गया। ठीक है, इफ़ेक्टिव डिमांड में इजाफा से इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इफ़ेक्टिव डिमांड देयर इज़ अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक रैशनल है बिहाइंड केन्जियन थ्योरी कि जब भी हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें इफ़ेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बेसिक जो केन्जियन एनालिसिस है उसकी तरफ आएंगे, वो अब आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा।
अच्छा जी, केन्जियन क्रॉस को बनाने से पहले मैं आपको दो बेसिक कंक्लूजन जो हमने अपनी पिछली डिस्कशन से ड्रॉ किए हैं उनको एक दफ़ा फिर से रिपीट करूँगी कि अगर तो हमें अपनी इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट लेवल को या इनकम लेवल को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें इंक्रीज़ करना होगा इफ़ेक्टिव डिमांड को। ठीक है, इफ़ेक्टिव डिमांड के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल दोनों में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, चूँकि अब सेकंड इसका कंक्लूजन ये है, चूँकि इफ़ेक्टिव डिमांड में इजाफे से इंक्रीज़ से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो जो वाई है दैट कैन रिप्रेजेंट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, अब हम बेसिकली जो केन्जियन क्रॉस है उसको ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे मैंने नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को लिया है, जो वाई है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जो है वाई वो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, नेशनल इनकम को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमने नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को रखा है और वाई एक्सिस पे हमने रखा है एक्सपेंडिचर्स को। अच्छा, ओरिजिन से हमने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये 45 डिग्री की जो लाइन है वो इसको कमोडिटी स्पेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी ये एक ऐसी लाइन है जिस पे वेरिएबल मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू वेरिएबल मेजर ऑन वाई एक्सिस, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन तमाम पॉइंट्स पे वाई विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो कि एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के बराबर कर देगी, यानी एग्रीगेट सप्लाई यानी नेशनल इनकम को एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सपेंडिचर्स के बराबर कर देगी, वाई को बराबर कर देगी ई। ये एक ऐसी लाइन है, इस पे मौजूद तमाम जो पॉइंट्स हैं वो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की इक्वालिटी को शो करते हैं, इसलिए हम इसको एग्रीगेट सप्लाई की लाइन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर्स उनको शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अच्छा जी, एग्रीगेट जो सप्लाई है उसका भी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और जो एग्रीगेट डिमांड है उसका भी नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एग्रीगेट सप्लाई में इजाफे से भी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा और एग्रीगेट डिमांड में इजाफे से भी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों में इजाफा होगा। ठीक है, इकोनॉमी तवाज़ुन में कहाँ होगी, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी जहाँ पे वाई बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी के। ठीक है, दिस विल बी द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अच्छा जी, यानी जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इकोनॉमी के जिस लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को मीट करेंगे वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस इकोनॉमी में डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी इकोनॉमी की जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको डिटरमिन करता है उसका इफ़ेक्टिव डिमांड का लेवल। ठीक है, तो इस लेवल पे मईशत में या इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ केन्जियन थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केन्स किसी भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के, यानी जिस लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को एग्रीगेट डिमांड जो है या एक्सपेंडिचर्स जो है जो इफेक्टिव डिमांड का लेवल है वो मीट करेगा वही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है इकोनॉमी में डिटरमिन्ड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ क्लियर, लेकिन ये लेवल जो है ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, आपकी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, केन्स भी क्लासिकल्स की तरह इस बात पे कन्विंस है, एग्री करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद किसी भी इकोनॉमी की जो रियल आउटपुट है उसमें इजाफा पॉसिबल नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है
तो जो इनकम में इजाफा होगा वो सिर्फ प्राइसेस की शक्ल में होगा, मॉनेटरी इंक्रीज़ होगा। जो रियल जीडीपी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद उसमें इजाफा पॉसिबल नहीं है। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे ये जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी आपकी अगर हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मान लें तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा इधर ही रहे, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे भी हो सकती है। यहाँ पे भी हो सकती है Y1 जिसको हम कह लें, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, Y नोड, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ऊपर भी हो सकती है। अगर मैं ऊपर एक और एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसको बना लूँ, Y2 इज इक्वल टू C2 प्लस I2 प्लस G2, ठीक है, Y2। यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे भी हो सकती है और फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल के ऊपर भी हो सकती है। अगर नीचे होगी तो उसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे, अगर ऊपर होगी तो उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो बेसिक इक्विलिब्रियम है दैट विल बी एट द लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड मीट्स एग्रीगेट सप्लाई, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी हो। वो इकोनॉमी जो है वो उस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे भी होगी, यानी वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, और Y2 लेवल पे भी हो सकती है, यानी वहाँ पे इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इन्फ्लेशन भी हो सकता है, ठीक है। मुकम्मल रोज़गार से या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले अनएम्प्लॉयमेंट होगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी अगर आपकी नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो वो इन्फ्लेशन को शो करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बोथ आर इकोनॉमिक ईवल्स, ठीक है, अनडिज़ायरेबल। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए जो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट को शुरू करनी चाहिए। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए जो गवर्नमेंट का रोल है वो ज़रूरी है, ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरी अगली जो लेक्चर्स हैं वो भी दस्तयाब होते रहें, ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर से मैं आपको केन्जियन क्रॉस दिखाना चाहूँगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर्स का वो लेवल जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मीट करे, ठीक है। आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, ये जो आपका डिटरमिन्ड लेवल ऑफ आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इन्फ्लेशन भी हो सकती है। और इन दोनों को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है, जो फिस्कल पॉलिसी है, दैट इज़ नेसेसरी। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि आई वुड लाइक टू टेल यू कि एग्रीगेट डिमांड जो है दैट हैज़ अ वाई इंटरसेप्ट, यानी ये इधर से शुरू हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट बनाता है। दिस इज़ ड्यू टू सी, सी इज़ इक्वल टू, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, या सी इज़ इक्वल टू सी नोट प्लस स्मॉल सी वाई, ठीक है। सी नोट क्या है? सी नोट शोज कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, यानी ये वो कंजम्पशन है जिसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीज आर द, इट शोज वेरी बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है, बेसिक नीड्स को शो कर रहा है। ये इकोनॉमी की वो कंजम्पशन लेवल है जो कि इंतहाई ज़रूरी है और ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इसको किया जाता है, ठीक है। इसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से जो जी वेरिएबल है ये भी ऑटोनोमस है, ठीक है, ये भी ऑटोनोमस है, इसका भी इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि जो जी है ये गवर्नमेंट परचेजेज हैं, ये हुकूमत करती है, गवर्नमेंट करती है टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसलिए ये भी ऑटोनोमस होती हैं और इनका इनकम लेवल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।